तो अब तक हमने इनिशियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज किया, जिसमें हमने चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, दोनों तरह के करंट्स के बारे में, जिस तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब आज फिर टाइम आ गया जब आप अपनी बुक खोल करके बैठेंगे। अब आज फिर टाइम आ गया जब आपको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, वोल्टेज भी पढ़ना है, ओम्स लॉ भी पढ़ना है, ओम्स लॉ से एसोसिएटेड कौन सा एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी है, वी आई ग्राफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसको देखना है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझना है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी बात करनी है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कल हमने तकरीबन 11 क्वेश्चंस किए इनिशियल पार्ट से एसोसिएटेड। आज हम आगे बात जो करेंगे, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में या वोल्टेज के बारे में, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V से डिनोट करते हैं, इसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। हाँ, कहीं वोल्टेज लिखा है या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, एक ही बात है। और मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहा था कि अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल किसी तरह का फोर्स महसूस करता हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q को लेकर के आने में हम जो काम करते हैं, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट तक लाया गया, ध्यान से इस बात को सुनो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट तक आप चार्ज Q को इन्फिनिटी से उठा करके लेके आए हो, उस चार्ज को लाने में जो काम किया गया है वो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट तक आप चार्ज को लाए हो, पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल है। हाँ, पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज, केवल पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के आने में किया गया काम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट किसी पॉइंट तक, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अज्यूम किया ये है, उसमें एक पॉइंट है A, एक और पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट्स तक हम किसी चार्ज Q को, जो कि बहुत दूर रखा हुआ है कहीं, उसको हम लेकर के आ जाते हैं। इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के A तक जो काम किया गया लेकर आने में, उसको हम पोटेंशियल ऑफ A बोल रहे हैं। W क्यों बोला हमने? क्योंकि हमारा डेफिनेशन यही है, दैट पोटेंशियल ऑफ A क्या है? पोटेंशियल ऑफ A इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट A सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये काम जो किया गया वो पोटेंशियल है इसका। हाँ, यही अगर B तक लाने में किया जाएगा, सेम चार्ज को पॉइंट B तक लाने में जो काम किया जाएगा वो कुछ अलग होगा, उसको हम WB बोल सकते हैं। तो ये WB इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट B। WA इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज Q टू पॉइंट A। ये A का पोटेंशियल है, ये B का पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ऑब्वियस है ना, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, ये बात भी इससे समझ में आती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो पोटेंशियल
difference between point A एंड पॉइंट B, जो कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड दो पॉइंट थे। अब अगर इंपॉर्टेंट बात यह कि सेम चार्ज Q को A से B तक लेके जाया जाए तो द वर्क डन WAB will be exactly equal to this difference. The work done to bring charge Q from point A to point B is WAB, which will be exactly equal to the potential difference between A and B. यही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या? अब आप डेफिनेशन देखो, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी याद करें। हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सर्किट, इन अ वायर, इन अ कंडक्टर। अभी हम कह रहे हैं इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? जहाँ पर कोई चार्ज किसी तरह का फोर्स महसूस करता हो। हमने तो ऐसे ही कोई रीजन बना दिया था, आप इसे खींच लें, ये वायर बन जाएगा। इस वायर का एक पॉइंट अगर A है, दूसरा पॉइंट अगर B है, तो A से B तक चार्ज Q को लेकर के जाने में किया गया वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस V between the points A and B. V is the work done to bring a charge Q across a circuit, across a wire between the points A and B. दो पॉइंट्स के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा। सही है, ये बात समझ में आ गई है। ये बात हम पहले भी कर चुके, तो हम कहते हैं यहीं से कि V इज इक्वल टू द वर्क डन to move a charge across a circuit. The charge is Q, V is the potential difference or voltage, W is the work done. If we say that Q is equal to 1 coulomb, then V is equal to W. तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के बराबर है। कौन से वर्क के बराबर है? जो यूनिट चार्ज को, 1 कूलॉम चार्ज को अक्रॉस द सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स चलाता है। उन दो पॉइंट के बीच में 1 कूलॉम चार्ज को चलाने में किया गया काम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सीधी सी बात है, यही हम पहले कह रहे थे जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, एक रीजन की बात कर रहे थे, तब भी यही कह रहे थे। जब हमने उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया तब भी बात बदलेगी नहीं, सेम बात है। दिस इज द कंसेप्ट विच शुड गो विथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कहते हैं इफ V इज इक्वल टू W अपॉन Q, व्हाट शुड बी इट्स SI यूनिट। हमने NCERT से तो रीडिंग भी कर ली थी उस दिन इसके बारे में। हमने कहा था W इज जूल, कूलॉम चार्ज इज कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम दैट इज known as volt, in the name of Alessandro Volta। हमने पढ़ा था कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, आपको याद हो, आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा ये। इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो वो वोल्ट मीटर से पता करेंगे। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू ends of a resistor or across a circuit. We call it voltmeter. अब यहाँ इससे रिलेटेड बात, जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे अमीटर के बारे में करी थी, वो यहाँ पे कर लो। क्या बात करेंगे? नंबर 1 कि जो वोल्टमीटर है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रजिस्टर और पैरेलल टू द सर्किट, ठीक है। एंड नंबर 2, दूसरी बात
कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस इज ऑलवेज वेरी हाई, जस्ट ऑपोजिट टू द एमीटर। एमीटर में हमने कहा था, एम्पियर मीटर में हमने कहा था कि वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है टू द सर्किट। सीरीज में कनेक्ट क्यों होता है, इसका रीज़न भी हमने एक्सप्लेन किया था कि सीरीज में वो इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि उसका काम करंट मेज़र करना है। सारा करंट उसमें से पास होकर के जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा। अगर पार्शली थोड़ा सा करंट उसमें एंटर किया तो फिर वो करंट की कंप्लीट मेज़रमेंट जैसी कि डिज़ायर्ड है वो नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा अमीटर लगाने का। और फिर हमने कहा था कि अमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जिससे कि वो एक स्पीड ब्रेकर का काम ना करेगा करंट के लिए, करंट आराम से निकल जाए उसमें से होकर के। अगर वो खुद ही स्पीड ब्रेकर का काम करने लगेगा तो थोड़ी एनर्जी हमारी उसमें भी खर्च होने लग जाएगी, दैट वी डोंट वांट। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो पैरेलल में लगा है, सर्किट है या कोई रजिस्टर है, तो हम कहते हैं कि ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, पैरेलल टू द सर्किट, पैरेलल टू द लाइन। व्हाई? बिकॉज, और उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रखा है। तो पैरेलल इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में, एक रेजिस्टर के दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेज़र करने के काम में आ रहा है। एक बात तो ये है। और रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा इसलिए है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो करंट आता है वो थोड़ा इसमें भी जाएगा, थोड़ा इसमें भी जाएगा, इसे इग्नोर करके तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम करंट इसमें एंटर होगा और हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, वोल्ट मीटर वर्सेस अमीटर, ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर या ये वोल्ट मीटर किस तरह से अरेंज होता है और क्यों अरेंज होता है इस तरह से, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2018 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ना। छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए टेक इट सीरियसली। तो जब हमारे पास में इस तरह का एक रिलेशन आ जाता है तो उससे एसोसिएटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, अपने आप पढ़ के करना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस वेयर गिवन 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 2 कूलम इज द चार्ज। वो कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, यानी W इज आस्क्ड, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से W इक्वल टू V इंटू क्यू करके 12 इंटू 2 करके 24 निकाल लो। ये 24 जूल आपका आंसर होगा। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट इज अ बैटरी और अ सेल। सेल और अ बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो ना केवल इनिशिएट करता है करंट इनसाइड अ सर्किट बल्कि उसे मेंटेन भी करता है। कैसे? बिकॉज by the chemical reaction taking place inside it, it ensures the potential difference to be maintained between the two ends of the conductor, two ends of the wire। हाँ, वो इसका काम है। तो डिवाइस का नाम लिखना है, आप लिखोगे बैटरी। सेल भी लिख सकते हो, सेल इज अ डिवाइस एंड बैटरी इज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? तो 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, हम कहते हैं कि W इक्वल टू वी इंटू क्यू, V इक्वल टू W अपॉन क्यू और W इक्वल टू V इंटू क्यू, एक ही बात है। अब अगर ये कहा जाता है कि V इज 1 वोल्ट तो क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज। या जितना वर्क किया गया उतना ही चार्ज पास कर दिया गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? दिस मीन्स दैट द यूनिट वर्क इज परफॉर्म्ड to move unit charge across this circuit. 1 joule work is done to move 1 coulomb charge across this circuit। हाँ, हालांकि वो 1 ही हो ये ज़रूरी नहीं है। 5 जूल वर्क 5 कूलम चार्ज, 10 जूल वर्क 10 कूलम चार्ज,
वो भी 1 वोल्ट ही आएगा। तो जितना चार्ज पास हुआ है उतना ही काम किया गया है। द वर्क डन इज इक्वल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे गिवन क्या है, ईच कूलॉम, यानी Q इज 1 कूलॉम पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। तो Q भी है, V भी है। हाउ मच एनर्जी, आपको पता है ना ये बात कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम कहते हैं कि वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कह सकते हैं तो एनर्जी अपॉन क्यू भी कह सकते हैं। वो कह रहा है हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनेगा V इंटू क्यू। क्यू तो 1 कूलॉम है, क्योंकि ईच कूलॉम लिखा हुआ है, मतलब 1 कूलॉम आपको बिटवीन द लाइन्स समझना पढ़ना आना चाहिए। V इक्वल टू 6 वोल्ट, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 जूल। हाँ, इतना एनर्जी 1 कूलॉम एवरी कूलॉम को देना पड़ेगा, एवरी कूलॉम ऑफ चार्ज को देना पड़ेगा, जो 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो रहे हैं। अब छोटी सी बात है, सर्किट डायग्राम के बारे में भी देख लें। सर्किट डायग्राम हम पहले बात कर रहे थे, सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी है। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किट। सर्किट हमने डिफाइन किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने देख लिए। सर्किट के लिए हम कह रहे थे कि इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स और करंट में फ्लो। तो सर्किट डायग्राम इज बेसिकली it comprises a cell, a plug key, electrical components, connecting wires. This is basically the representation of a circuit. कोई रियल सर्किट होता है उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं उसको। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम in which different components of circuits are represented by symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. ये टेबल 12.1 को आप याद कर लेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है देखें, फिर वो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल जोड़ के 3 सेल की बैटरी बन गई, तो बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रादर। प्लग की इस तरह से शो करते हैं, हाँ, 2 ब्रैकेट बना करके खाली छोड़ के। ये ओपन सर्किट है, इसमें आपने स्विच ऑन नहीं किया है, प्लग की को ऑन नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया, तो ये ऐसा दिख रहा है खाली। जब इसमें एक डॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये क्लोज सर्किट है, इसका मतलब कि अभी स्विच ऑन हो गया है, इसका मतलब अब सर्किट में करंट पास होने वाला है, हो रहा होगा। वायर जॉइंट, जब 2 वायर जुड़ते हैं तो ऐसा होता है, इस तरह का एक डॉट बना के दिखा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में कुछ वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, तो डायग्राम में दिखाना है कि ये ऊपर से जा रहा है, इस तरह से शो करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपली इस तरह से करके हम शो कर देते हैं। हाँ, बाकी आप बल्ब का डायग्राम बना सकते हो, प्लस माइनस शो कर सकते हो। रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रजिस्टर क्या होता है, एक वर्ड आया रजिस्टर, अभी रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट एक ही बात है। हाँ, ऐसे या ऐसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे दिख रहा है हमको अमीटर एंड वोल्ट मीटर। सिंपल ए और बी, बड़े सिंपल सिंबल हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो हमको याद ना हो पाए। तो बाय दिस टाइम हमको V और I, 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बारे में पता चल गया। अब इन दोनों के बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशन है ये पता करने के लिए हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा करंट आएगा सर्किट में, प्रोवाइडेड द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या, अदर फैक्टर में हो गया टेम्परेचर, अदर फैक्टर में हो गया द मटेरियल यूज टू मेक द वायर। वो ये नहीं कि एक बार कॉपर ले लिया, एक बार सिल्वर ले लिया, एक ही मटेरियल यूज़ किया जा रहा है
with the same conductor having the same thickness and same length of the conductor, length of the thickness of the conductor, ये सब कुछ अगर सेम रहे, इंटैक्ट रहे, कांस्टेंट रहे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट भी बढ़ता जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है ओम्स लॉ का, उसका सर्किट इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 अलग अलग बैटरीज को इस तरह से दिखाया है कि अलग अलग बैटरीज, एक बार एक सेल एक बार दूसरा सेल, ये बैटरीज नहीं एक्चुअली सेल्स हैं, है ना। ये एक सेल है, फिर एक और ऐड कर दिया, फिर एक और ऐड कर दिया, फिर एक और ऐड कर दिया, ऐसे करके हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू कितनी आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो देखते जाएंगे, और V और I का रेशियो जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होता है वो इस टेबल में बना लेंगे। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, जो ये कह रहा है कि हमने फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, देन नोट द रीडिंग ऑफ अमीटर I, ये अमीटर लगा हुआ है, देखो सीरीज में लगा हुआ है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं कि इतना इजी क्या पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस साल तो जो इजी है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो नोट द रीडिंग इन द अमीटर फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर XY। यहाँ पे एक XY नाइक्रोम वायर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, वोल्टमीटर पैरेलल में इसके साथ में कनेक्टेड है और सीरीज में एमीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे एक की है जो प्लग्ड इन है, और यहाँ पे ये वोल्टेज अलग अलग जगह अलग अलग मतलब सेल अलग अलग वोल्टेज वाले लगाए हुए हैं। तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले 1 सेल, देन 2 cells, then 3 cells, repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately, और every time हमको उनकी वैल्यूज़ जो है वो इस टेबल में लिखनी है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V एंड I, वो भी यहाँ पे लिख देना, यहाँ V अपॉन I लिखना है, एंड दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ बनेगा। VI ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर, अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट as the current through a wire increases, the potential difference across the wire increases linearly. This is Ohm's law. तो in 1827 a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. तो अगर टेम्परेचर सेम रहा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स जो हम बता रहे हैं दैट इज द वायर, द थिकनेस ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जो वायर आप यूज़ कर रहे हो वही रहेगा, अपने आप थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कैन फ्लक्चुएट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो ओम ने कहा था कि ये एक बराबर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो टेम्परेचर को सेम रखने के लिए क्या करें कि एक बार एक बैटरी लगाई है या एक सेल लगाया है, रीडिंग ली है V और I की, उसके बाद की को प्लग आउट कर दो, फिर दूसरा लगाओ, तब तक ये प्लग्ड आउट ही रहना चाहिए, फिर उसके बाद फिर से प्लग इन करो। तो एवरी टाइम व्हेन वी राइट डाउन द रीडिंग्स हियर और फिर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो रीडिंग लेने के बाद हर बार स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, जिससे कि वो गर्म ना हो पाए, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर गर्म हो जाएगा, और वायर गर्म हो जाएगा तो फिर उसका इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो V is directly proportional to I, और V upon I is a constant, that constant is known as R. This gives us V equal to IR, where R is a constant for the given metallic wire at a given temperature. Constant
फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी उसका लेंथ, उसका थिकनेस उस समय के लिए फिक्स्ड है एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान से सुनो, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, इट्स एसआई यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, ऐसा दिखा रहे हैं, इसको ओम बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी वी आई का रेशियो, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v और i का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, दैट इज 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो कैन वी से दैट 1 ohm is the resistance of a conductor in which 1 volt potential difference and 1 ampere current is passing through it. It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. This is very important. इसका मतलब ये हो गया I equal to V upon R हम बोलते हैं। तो हमने जितनी बैटरी लगा दी है, जितने जो सेल लगा दिया है, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज तो फिक्स्ड है, लेकिन R की वैल्यू अगर बढ़ गई तो I की वैल्यू फॉर द सेम V कम हो जाएगी। अगर R की वैल्यू कम हो गई तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब फॉर अ गुड कंडक्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लेस, फॉर अ बैड कंडक्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मोर। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वो हो सकता है कि कंडक्टर हो ही ना, बैड कंडक्टर भी ना हो, इंसुलेटर ही हो, तो वो करंट को जाने ही नहीं देता। लेकिन याद रखेंगे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी उस कंडक्टर की है जिस कंडक्टर को हम अभी रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, उसकी टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज रेजिस्टेंस कहलाती है। तो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. हाँ, हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम बार बार चेंज कर रहे हैं उसको। एक बार बैटरी लगा रहे हैं, फिर एक और लगा रहे हैं सेल, फिर दूसरा सेल लगा रहे हैं, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे बैक टू बैक सेल लगाते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो रियोस्टैट होता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वो विदाउट चेंजिंग in an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. हाँ, वो वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना, वोल्टेज सोर्स को जो है वही रखे रहें और हम उसमें मूव करें उसके कंपोनेंट को, जिससे कि R की डिफरेंट वैल्यूज़ हमको मिल जाए। तो चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट वो काम आता है, इसलिए हम उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो एक्टिविटीज़ बहुत ध्यान से देखो। एक्टिविटी 12.2 में क्या लिखा हुआ है देखो। टेक अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर आपको पता है आपका रेजिस्टेंस वायर है। अ टॉर्च बल्ब, अ 10 watt बल्ब एंड एन अमीटर 0 to 5 एम्पियर रेंज, अ प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग दी नाइक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। अब आपके पास जो नाइक्रोम वायर है, ये जो नाइक्रोम वायर है, इसको उठा करके इन्होंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग दी नाइक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। प्लग द की, इसको हम प्लग इन करेंगे। नोट डाउन द अमीटर रीडिंग, हमें देखना है कि इसमें कितना करंट आया। नोट डाउन द अमीटर रीडिंग। ये बैटरी आपके पास में यहाँ पे लगी हुई है। सेटअप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। तो 1.5 वोल्ट का एक सेल है और ऐसे 4 सेल लगे हुए हैं, तो मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। उस 6 वोल्ट की बैटरी से आपने एक नाइक्रोम वायर जोड़ा और
एमीटर में रीडिंग देखी। कंप्लीट द सर्किट बाय कंप्लीटिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप XY, प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग। सिंपल बात है, यहाँ पे ये नोट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ लें। ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। रीज़न पूछा जाएगा तो आप बता दें कि बिकॉज वी डोंट वांट अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो दैट द टेम्परेचर में फ्लक्चुएट, बिकॉज इफ टेम्परेचर राइजेस देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बदल गई, कुछ और हो गई जैसी होनी चाहिए उसके अलावा, तो फिर इसका मतलब अब हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं VI रेशियो की और जो एक्सपेक्टेड ग्राफ हमारा बनने वाला है वो नहीं बनने वाला। तो देखें, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब। अब हमने पहले नाइक्रोम वायर लिया था, वो एक रेजिस्टर था, अब टॉर्च बल्ब का फिलामेंट दूसरा रेजिस्टर है इन द सर्किट, एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ अमीटर। फिर से अमीटर की रीडिंग ले ली। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब। टॉर्च बल्ब तो बहुत छोटा सा होता है, 10 वाट का बल्ब, जो कि बहुत छोटा बल्ब है, हमारे बाथरूम में लगा देते हैं हम लोग, ऐसे ही रात को जलता रहे जिससे, तो वो भी इसमें लगा करके देख लिया। आर दी अमीटर रीडिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप XY? ऑब्वियसली हाँ, सबके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, सबका टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज क्योंकि अलग अलग होगा, तो फिर फ्लो ऑफ चार्ज भी अलग अलग होगा। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज ही अलग अलग होगा तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट वो भी अलग अलग होगा। तो आर दी अमीटर रीडिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स connected in the gap XY? What do the above observation indicate? You may repeat this activity by keeping any material component in the gap. Observe the ammeter reading in each case. Analyze the observation. तो हम क्यों कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट? हमने कहा वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। कि रेजिस्टेंस कर क्या रहा है, हम ये देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट का फ्लो रोकने का काम कर रहा है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। व्हाई डू दे डिफर? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी लो रेजिस्टेंस, while the others resist the flow, they have high resistance. We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are retained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको रेजिस्टेंस कम कर देता है, स्लो कर देता है। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का डेफिनेशन आ गया। अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस जिसे नोट किया जाए, नोटवर्दी रेजिस्टेंस, जो ट्रांसमिशन वायर से ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। ट्रांसमिशन वायर भी कुछ रेजिस्टेंस तो देता ही है, लेकिन रजिस्टर उसको बोलेंगे जो ऑफर करे कंपैरेटिवली ज़्यादा रजिस्टर एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन वायर। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उस रेजिस्टेंस का उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी या टेंडेंसी टू फ्लो चार्ज भी कम होता जाएगा, क्योंकि I और R एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो आज इतनी बातें वोल्टेज और ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सिर्फ वोल्टेज से रिलेटेड होंगे और ओम्स लॉ से रिलेटेड होंगे। आप उनको नोट डाउन करना। आई होप आपने अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप उनको नोट डाउन कर चुके होंगे और उनको लिख करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वी विल मीट इन टुमारोज क्लास विद the question and answer, and then subsequently we will talk about the factors affecting resistance. Thank you.